दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज से क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 12 फिजिक्स की आपका जो पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये पहला चैप्टर आपका होता है। एनसीईआरटी में आप लोग जाकर देख भी सकते हो कि क्लास 12 फिजिक्स का आपका जो पहला चैप्टर होता है आपका होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर से हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं और उसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर में आज आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपको बेसिक चीज़ें पता चलेंगी, तभी आप लोग आगे चैप्टर में समझ पाओगे, तभी आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स का आपको जो पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से मैंने नोट्स भी बनाए, जिससे आप लोग देख करके अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। इस प्रकार से देख सकते हो कि नोट्स भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 फिजिक्स का आपका जो पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको 499 का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की ऑल चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करवाई जाएंगी, जो जिससे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपके इसमें रहेगा फिजिक्स का, प्लस में आपका केमिस्ट्री रहने वाला है, प्लस में आपका यहाँ पर बायोलॉजी रहने वाला है, और साथ ही में आपका हिंदी और इंग्लिश, यानी कि 5 सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, जिसमें आपको चार्ज 49 का करना पड़ेगा। जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और साथ ही में समय समय पर यहाँ पर आपके लिए टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, उनको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप लोग किसी अन्य सब्जेक्ट का लेना चाहते हो, जैसे मान लीजिए फिजिक्स आप लोग केवल अकेले लेना चाहते हो, तो 199 में आप लोग ले सकते हो। यानी कि अगर आप लोग किसी एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो 199 पेमेंट करना पड़ेगा, और यदि आप लोग ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना होगा उनको आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जिसको भी टॉपर ग्रुप में ज्वाइन होना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ में यदि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे आप लोग, तो वहाँ पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स का आपका जो पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आपका टॉपिक दिया गया, आपका दिया गया स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर में इसको समझ लीजिए। अब ये जो आपका स्थिर वैद्युतिकी होता है, ये आपका एक यूनिट का नाम है, और इस यूनिट के अंतर्गत ही आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर आता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोग किस प्रकार से बताओगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आप लोग इसमें बताओगे कि इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, वही आपका स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे कि स्थिर वैद्युतिकी ये चीज होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। यानी कि स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ आवेश, और उसके जो प्रभाव होते हैं उसका अध्ययन हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत ही करते हैं। और ये आपकी फर्स्ट यूनिट होती है, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर होता है इस यूनिट का, वो आपका होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर नाम आपका आया, सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत आवेश आखिर क्या होता है। तो क्या होता है विद्युत आवेश, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो, फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो यानी कि विद्युत आवेश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, आइए समझते हैं। आप लोग इसमें बताएंगे परिभाषा में कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ जो आपके होते हैं वो आपके आवेशमय या फिर वैद्युतमय कहलाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि जब हम लोग दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो जो पदार्थ होते हैं वो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यानी कि जब हम लोग दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या हो करेंगे, जो आपका जो पदार्थ होगा वो हल्की हल्की वस्तु, यानी कि जो हल्की हल्की वस्तुएं होंगी उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। और इस स्थिति में जो आपका आवेश, वो कह सकते हैं जो पदार्थ होगा वो आपका आवेशमय या फिर वैद्युतमय होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझ सकते हो
कांच की छड़ एवं रेशम को, यानी कि जब हम लोग कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ होती है उससे आपके जो ऋणावेश होते हैं वो निकल करके चले जाते हैं किस पे, रेशम पर। तो जिससे क्या हो जाता है कि जो आपका कांच की छड़ होती है वो आपकी धनावेशित हो जाती है और जो रेशम होता है उसमें क्या होता है कि वो ऋणावेशित हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ के चलना है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब दो पदार्थों को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो ये पदार्थ आपकी हल्की-हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं और इस स्थिति में ये पदार्थ आपके आवेशमय या फिर वैद्युतमय कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई भी स्केल लेते हो और फिर अपने बाल में इस प्रकार से रगड़ोगे अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर जब आप लोग छोटे-छोटे कागज़ के टुकड़े लेकर के उससे आप लोग यहाँ पर पास में लेकर के जाओगे स्केल को, तो क्या करेगा वो छोटे-छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि उसपे चिपकने लगेंगे। तो वही आपका एक एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हो, अपने आप करके आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नोट पॉइंट तैयार करना है, तो नोट पॉइंट क्या आपको देखना है, आइए हम उसको समझ लेते हैं। तो नोट पॉइंट में पहले सबसे पहले आप बताओगे इसमें, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होती है या कमी होती है उसको ही हम लोग वैद्युत आवेश बोलते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु पर या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो उस अवस्था में जो वस्तु होगा आपका क्या होगा, वैद्युत आवेश उसमें होगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझ के चलना है। आगे आपको यहाँ पर समझना है कि यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो, यानी कि जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वह वस्तु आपकी ऋणावेशित होगी और जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वह वस्तु आपकी धनावेशित होगी। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपके पास यहाँ पर कोई भी वस्तु है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 12 आपके धनावेश हैं, मतलब कि कह सकते हो आप लोग 12 प्लस चार्ज है और 12 ही आपके माइनस चार्ज है। तो क्या होगा, ये आपकी जो वस्तु है वो क्या है, न्यूट्रल है। यह चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गए इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जो ऋणावेश होगा वो 10 हो जाएगा और धनावेश हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इसमें धनावेश की जो संख्या होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए यह वस्तु आपकी क्या हो जाएगी, यह वस्तु आपकी हो जाएगी धनावेशित, क्योंकि यहाँ पर धनावेश की जो संख्या होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पर जिस वस्तु में ये आपका ऋणावेश निकल करके यहाँ पर आया है, तो मान लीजिए यहाँ पर पहले से इस वस्तु में भी आपके 12 ही आपके प्लस चार्ज था और 12 ही माइनस चार्ज था। अब यहाँ से 2 माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस चार्ज, आपके पास 14 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो माइनस चार्ज है उसकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो इसलिए वस्तु आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर तैयार करके चलना है। ऋणावेशित ये वस्तु आपकी हो जाएगी। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु में क्या हो, कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जब अधिक होगी तो आपको मान के चलना है वहाँ पर वस्तु आपकी ऋणावेशित होगी, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो वस्तु आपकी धनावेशित होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया है कि यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वह वस्तु आपकी ऋणावेशित होगी, और यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वह वस्तु आपकी धनावेशित होगी। तो वैद्युत आवेश के बारे में इतनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं। तो इसे आप लोग एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग आवेश के प्रकार को समझते हैं। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसे एक बार आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी के बारे में मैंने आपको बताया और फिर मैंने वैद्युत आवेश के बारे में आपको यहाँ पर बताया है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग जो आपका वैद्युत आवेश होता है इसके प्रकार के बारे में समझते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, नेक्स्ट पेज को लेकर के आ जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं आवेश के प्रकार के बारे में। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जो आवेश होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका आवेश होता है धनावेश, या जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। मैंने पहले आपको बताया था कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह वस्तु आपका धनावेशित होगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा वह वस्तु आपका यहाँ पर ऋणावेशित होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है धनावेश, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। दूसरा आपका होता है ऋणावेश, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट आपको तैयार करके कर लेना है अच्छे तरीके से। ये आपकी बेसिक चीज़ें, क्योंकि यदि आप लोग इनको नहीं समझोगे तो फिर आपको आगे दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए आप लोग इनको अच्छे से समझिए। पहला इसमें पॉइंट आपका नोट पॉइंट दिया गया कि समान आवेश, यानी कि धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई 2 समान आवेश ले लिया, एक आपने ले लिया प्लस और एक आपने ले लिया प्लस। तो जब इनको आप लोग समीप लेकर के आओगे तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसी प्रकार से जब आप लोग समान आवेश माइनस माइनस का ले लेते हो इस प्रकार से, तो ये भी आपके एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। वहीं पर जब हम लोग विपरीत आवेश को एक समीप लेकर के आते हैं तो एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, यानी कि जब आप लोग यहाँ पर मान लीजिए प्लस को
माइनस के समीप लेकर के जाओगे तो यहाँ पर आपका क्या है, प्लस है, आपका अलग चार्ज है, ये माइनस आपका एक अलग चार्ज है। तो जब हम लोग इन दोनों को समीप लेकर के जाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाएंगे, इस प्रकार से समीप आएंगे। तो ये आपको यहाँ पर समझ के चलना है कि जो आपके समान आवेश होते हैं, वो चाहे आपके धनावेश एवं धनावेश की बात करो आप लोग, या फिर ऋणावेश एवं ऋणावेश की बात करो, एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे विपरीत आवेश के बारे में, यानी कि धनावेश एवं ऋणावेश की बात करेंगे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे के समीप आते हैं। तो ये टॉपिक जो होगा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट में आप लोग कर दीजिएगा, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो आपका आवेश होता है, आवेश के मात्रक के बारे में समझते हैं और उसकी विमा के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बताओगे कि एमकेएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। अब यहाँ पर बीमा की यदि हम लोग बात करेंगे तो बीमा निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो आप लोग सूत्र पहले से पढ़े होंगे, और यदि नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या होता है सूत्र, आई बराबर आपका क्या होता है, क्यू अपान में टी, ये सूत्र आपका होता है धारा का। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, क्यू निकालना है, यानी कि कूलाम का, यानी कि आवेश का मान हम लोग को निकालना है। तो इसे आपको समझ के चलना है। आपका क्यू इधर इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जानते हैं आई मतलब क्या होता है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। तो आप यहाँ पर कर देंगे एम्पियर, और यहाँ पर टी दिया गया तो टी मतलब कि क्या होता है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आपका हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, इस प्रकार से आपका हो जाएगा क्यू बराबर, तो क्यू बराबर आपका हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप लोग बीमा निकालने जाओगे तो जो एम्पियर होता है, एम्पियर का जो बीमा होता है वो आपका ए होता है, और जो आपका यहाँ पर सेकेंड है, सेकेंड का जो बीमा होता है आपका टी होता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ए टी। तो आवेश का बीमा कितना निकल करके आपका आ जाएगा, आवेश का बीमा निकल करके आ जाएगा आपका ए टी। यानी कि ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। फॉर्मूला आपको यहाँ पर समझ लेना है बीमा निकालने के लिए, आई बराबर होता है क्यू अपान में टी। तो जब आप लोग क्यू को इस साइड ले आओगे तो क्यू बराबर आपका हो जाएगा आई इंटू टी, और फिर क्यू बराबर आपका हो जाएगा, आई का मतलब मात्रक होता है एम्पियर, तो एम्पियर लिख दोगे, इंटू में आपका टी यानी कि समय का मात्रक होता है सेकंड, तो आपका सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर यदि हम लोग बीमा निकालने जाएंगे तो फिर आपका जो एम्पियर होता है, एम्पियर का बीमा ए होता है, सेकंड का बीमा टी होता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका आवेश होगा, आवेश का बीमा निकल करके आएगा, वो आपका हो जाएगा ए टी। तो इस प्रकार से आवेश का बीमा भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने समझा आवेश के प्रकार के बारे में, और उसके बाद हम लोग समझा आवेश के मात्रक एवं बीमा के बारे में। तो इन दोनों चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग समझेंगे आवेशन की विधियों के बारे में, यानी कि किस प्रकार से हम लोग किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, उसकी विधियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पेज को हटाते हैं और नेक्स्ट पेज को लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझने वाले आवेशन की विधियों के बारे में। तो यहाँ पर मैं 3 विधियाँ आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। पहली विधि आपकी होने वाली घर्षण द्वारा आवेशन। तो क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन, उसको सबसे पहले हम इसमें समझने वाले हैं। तो यहाँ पर बताओगे कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है की वजह से एक पर धनावेश तथा दूसरे पर समान परिमाण का कह सकते हैं आप लोग ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कांच की छड़ और रेशम में, जब हम लोग क्या करेंगे, दो पदार्थों को या वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु जो होगी वो आपकी धनावेशित हो जाएगी और एक वस्तु पर समान परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। तो इस टॉपिक को आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें कोई भी चीज़ आपको कह सकते हैं कि अलग नहीं है, इसमें आपको केवल पढ़ना है, और ध्यान से जब आप लोग सोचोगे ना तो आपको ये अच्छे तरह समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक वस्तु पर धनावेश हो जाएगा, एक वस्तु पर समान परिमाण का आपका ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें आवेशन की जो दूसरी विधि होती है उसको हम लोग आइए समझ लेते हैं। तो दूसरी विधि आपकी होती है चालन द्वारा आवेशन। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। तो आप बताओगे कि किसी एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाने पर दूसरी वस्तु का आवेशित हो जाना ही आपका चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित, यानी कि हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर दो वस्तुओं को ले रहे हैं। एक आपका है, एक वस्तु आपकी आवेशित है और दूसरी वस्तु आपकी अनावेशित है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के चलना है कि किसी एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित चालक वस्तु के संपर्क में जब हम लोग लाते हैं तो दूसरी वस्तु का आवेशित हो जाना ही आपका चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। नोट में आपको यहाँ पर करना है कि चालन द्वारा जो होता है आवेशन,
चालन द्वारा समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ के चलना है कि चालन द्वारा समान प्रकृति का आवेश यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो आवेशन की दो विधियां मैंने आपको समझा दी हैं। तीसरी विधि आपकी होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है उसको भी समझ लो, फिर आपका आवेशन की विधियां भी कंप्लीट हो जाएंगी। और इसे आप लोग एक दो बार पढ़ोगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है ये समझते हैं। तो आप बताओगे कि यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाए हम लोग और बिना स्पर्श किए ही, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग बताओगे कि यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाएंगे हम लोग, लेकिन उसको स्पर्श नहीं करेंगे, बिना स्पर्श किए ही हम लोग लाएंगे, तो अनावेशित वस्तु की जो पास वाली सतह होगी उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूसरी दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इस घटना को हम लोग स्थिर वैद्युत प्रेरण बोलते हैं। और नोट में आप लोग बताओगे कि प्रेरण द्वारा समान परिमाण, प्रेरण द्वारा क्या होता है समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो ये चीज आपको वहाँ पर याद करके चलना है कि यदि किसी आवेशित वस्तु को हम लोग किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाएं, तो अनावेशित वस्तु की जो पास वाली सतह होगी उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा और जो दूर वाली जो सतह होगी उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इस घटना को हम लोग स्थिर वैद्युत प्रेरण बोलते हैं। और नोट में आप लोग बताओगे कि प्रेरण द्वारा समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से आवेशन की तीन विधियां थी, तीनों विधियों को मैंने आपको समझा दिया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग समझने वाले हैं आवेश के संरक्षण के बारे में, मूल आवेश के बारे में, आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुता के बारे में, और लास्ट में हम समझेंगे आवेशों की योज्यता के बारे में। और फिर हम लोग लास्ट में सीखेंगे इसमें कूलाम का नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आवेशन की विधियों को। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर चुके हो मैं उम्मीद करता हूँ। फिर हम लोग अगले पेज पर आ जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले सबसे पहले आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण एक सिद्धांत है, तो उसको आइए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि इस नियम के अनुसार, यानी कि जो आवेश का संरक्षण है इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ के चलना है कि जो आवेश होता है आवेश को ना ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम लोग आवेश को नष्ट कर सकते हैं। बस हम लोग कर सकते हैं तो केवल एक चीज कर सकते हैं कि एक प्रकार के आवेश को हम लोग दूसरे प्रकार के आवेश में केवल हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग उत्पन्न या फिर नष्ट नहीं कर सकते। ये चीज आपको यहाँ पर मान के चलना है। तो एक बार फिर से आप लोग इसे नोट करिए, याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि आवेश का संरक्षण का जो नियम होता है इस पर आधारित होता है। तो आप लोग बताएंगे कि इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बस हम लोग कर सकते हैं तो केवल एक चीज कर सकते हैं कि एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो आवेश का संरक्षण आपका इतना ही होता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है और अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं मूल आवेश के बारे में कि मूल आवेश क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर बताओगे कि किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उससे ही हम लोग मूल आवेश बोलते हैं और इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो मूल आवेश क्या होता है तो आप लोग बताओगे किसी आवेशित कण पर जितना सबसे ज्यादा कम जो न्यूनतम आवेश रह सकता है उसको ही हम लोग मूल आवेश बोलते हैं और इसको हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है कितना होता है उसको आप समझ लेते हैं। ई बराबर आपका होगा प्लस माइनस 1.6×10⁻19 कूलाम यहाँ पर आपका होता है। ये चीज आपको यहाँ पर मान चलना है कि किसी आवेशित कण पर जो सबसे कम आवेश रह सकता है उसको ही हम लोग मूल आवेश बोलते हैं और उसका मान इतना हो सकता है। तो आप लोग इस मान को आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुता क्या होता है इसको यह समझ लेते हैं। तो दोनों टॉपिक जो पहले मैंने आपको बताया इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया आवेश का संरक्षण, उसे भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मूल आवेश भी क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुता के बारे में। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है और किसी आवेशित कण पर जो आवेश होगा वो प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3 इसी प्रकार से अनंत हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। यह चीज आपको यहाँ पर मान के चलना है। इससे ही हम लोग आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुता बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आवेश होता है आवेश को हम लोग अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं और किसी आवेशित कण पर जो आवेश होता है किस प्रकार से रह सकता है उसको ये समझ लेते हैं। जैसे कोई मान लीजिए आपका इस प्रकार से वस्तु है तो उस पर जो आवेश होगा वो इस प्रकार से रह सकता है, प्लस माइनस क्यू ई हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस आपका 2e हो सकता है, प्लस माइनस आपका 3e हो सकता है, प्लस माइनस आपका यहाँ पर 4e हो सकता है,
इसी प्रकार से अनंत तक आप लोग चले जाओ, इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। जैसे कि हमारी कोई भी वस्तु है तो उस पर जो आवेश होगा वो 2/3 इस प्रकार से नहीं हो सकता है, प्लस माइनस आप लोग बता सकते हो 5/3 इस प्रकार से आपका नहीं हो सकता। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर समझ के चलना है कि जो आवेश होता है, आवेश को हम लोग अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, और किसी आवेशित कण पर जो आवेश होगा वो आपका प्लस माइनस यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा, यानी कि प्लस माइनस ई रहेगा, फिर प्लस माइनस 2 ई रहेगा, फिर प्लस माइनस 3 ई रहेगा, इसी प्रकार से अनंत तक रहेगा। लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता है। इसे ही हम लोग आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुता बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा ये भी आपका टॉपिक था, आप लोग क्लियर कर लिए होगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट कर देना, लेकिन वैसे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे आवेशों की योज्यता के बारे में। तो आवेशों की योज्यता क्या होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आवेशों की योज्यता क्या होती है। तो इसको आइए समझते हैं। तो आप बताओगे किसी पदार्थ में कुल आवेश उस पर विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ है, उसमें विभिन्न प्रकार के आवेश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप उसका कह सकते हैं कि योग किस प्रकार से निकालोगे, उन पर आवेश किस प्रकार से निकालोगे। तो ये आपको समझना है कि किसी पदार्थ के कुल आवेश जो होता है, किसी पदार्थ में जो कुल आवेश होता है उस पर विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई भी इस प्रकार से आपका एक पदार्थ है और उसमें आपके कई प्रकार के आवेश रखे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखा है +2, यहाँ पर -+3 आपका यहाँ पर रखा है, यहाँ पर आपका प्लस कह सकते हो 4 रखा है, और आपका -3 रखा है। इस प्रकार से जो पदार्थ है उसके विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आवेश आपके रखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर मान के चलना है कि किसी पदार्थ में कुल आवेश जो होगा वो उस पर विभिन्न भागों में उपस्थित जो आपके आवेश होंगे, जैसे मान लीजिए -2 +3 +4 -3, इस प्रकार से जो आवेश होंगे उनका क्या करेंगे हम लोग बीजीय कह सकते हैं योग कर देंगे। यानी कि हम लोग इनको जोड़ देंगे, और फिर उससे क्या होगा कि जो आवेश होगा, जो पदार्थ होगा उस पर जो कुल आवेश होगा वो निकल करके आ जाएगी कि पदार्थ पर कितना आवेश है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आवेशों की योज्यता क्या होती है। तो इसे भी आप लोग एक बार अच्छे तरीके से समझ लो, पढ़ लो। उसके बाद हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, और वहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर आता है, और यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह भी बनते हैं। तो इसीलिए आप लोग कूलाम के नियम को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ तक तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को समझा है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस की ओर बढ़ेंगे, और वहाँ पर हम लोग कूलाम के नियम को समझेंगे। तो इस पेज को आप लोग नोट कर लीजिए। इस पेज पर जितनी भी चीज़ों को हमने किया है, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पेज को हटाते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हम लोग कूलाम के नियम को समझते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले कूलाम के नियम के बारे में। ये आपका नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इसीलिए आप लोग इस नियम को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो कूलाम का क्या होता है ये समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल या तो आपका आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करने हैं, कूलाम का जो नियम होता है उसका नियम इस प्रकार से होता है। तो बताओगे इस नियम के अनुसार, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश यहाँ पर आपको लेने हैं। कैसे लेने हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश आपको यहाँ पर लेना है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई भी आपका इसको आवेश को हम लोग क्या नाम दे देंगे, Q1 इस प्रकार से नाम दे दोगे आप लोग। ये आपका एक स्थिर बिंदु आवेश है, और यहाँ पर आप लोग मान लीजिए इसको हम लोग एक और आवेश लेते हैं, इसको हम लोग Q2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मान के क्या मैंने बताया इसमें कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो आपका लगने वाला बल होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल यानी कि F जो होगा कितना होगा आपको बताना है। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, यानी कि जो इन दोनों आवेश हैं इनका हम लोग गुणा कर देंगे तो उसके अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए आप लोग r है तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो कैसे होता है ये समझते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश लिए हैं, Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी कितनी है, r है। अब इसके बीच में जो लगने वाला कह सकते हैं बल है, विद्युत बल है F, हम लोग यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप बताओगे कि माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी r है। तो आप बताओगे कि माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब इनके बीच लगने वाला विद्युत बल किस प्रकार से होगा। आइए उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन में मैंने आपको बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो आपका होगा वो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो इन दोनों आवेश हैं इनके हम लोग गुणा कर दें और उसके अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि F के अनुक्रमानुपाती हो। तो क्या हो जाएगा आपका F अनुक्रमानुपाती Q इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा पहला लाइन। दूसरी लाइन आपकी थी उनके बीच
की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी r है, तो r का यदि हम लोग वर्ग कर देंगे तो f के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है कि f अनुक्रमानुपाती q1 इंटू q2 पहला आपका समीकरण बन गया, f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये आपको यहाँ पर समझना है, ये आपका होगा दूसरा समीकरण आपका यहाँ पर हो गया। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा f अनुक्रमानुपाती q1 q2/r², जब हम दोनों को समीकरण को ऐड करेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर जो आपका अनुक्रमानुपाती इसका चिन्ह जब आप लोग हटाओगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा तो यानी कि k निकल करके आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा f बराबर k q1 इंटू q2/r²। ये आपका सूत्र निकल करके आ जाएगा कूलाम के नियम का। जब हम लोग यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर आपका स्थिरांक लग जाएगा जो कि आपका k होगा, स्मॉल k। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। और जब हम लोग वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे तो वायु अथवा निर्वात के लिए जो आपका k होता है, k का मान आपका होता है 1 बटे में आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट जो आपका होता है आपका वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, k की जहाँ पर ये वाला मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सूत्र आपका इस प्रकार से हो जाएगा, k की जहाँ हम लोग ये वाला मान रखो तो हो जाएगा आपका f बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r², क्योंकि k के स्थान पर हम लोग ये चीज रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मान के चलना है कि k की जहाँ पर हम लोग एक और चीज रख सकते हैं, तो k बराबर क्या होता है आपका, k बराबर आपका यहाँ पर होता है 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में क्या होता है आपका यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में आपका होता है कूलाम स्क्वायर। जी आपको समझना है k बराबर कितना होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। तो यदि आप लोग चाहो तो यहाँ पर जो आपने किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जहाँ पर आप लोग चाहो तो ये चीज़ भी लिख सकते हो 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर, ये चीज़ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो हम लोग ने क्या किया, अभी सूत्र को चेंज कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पर जो हम लोग ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे k बराबर 9 गुणे 10⁻9 कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग कर दोगे तो क्या हो जाएगा सूत्र, आपका सूत्र हो जाएगा f बराबर 9 गुणे 10⁻9 q1 q2 अपान में r²। तो ये चीज़ आपको ऊपर समझना। मैंने कूलाम के नियम में सबसे पहले मैंने आपको नियम को समझाया, उसके बाद फिर आपका सूत्र निकल के क्या आया था f बराबर k q1 q2 अपान में r²। तो जब हम लोगों ने k को हटाया तो k की जगह पर आप लोगों ने लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका सूत्र इस प्रकार से बन गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर समझना है कि k बराबर इतना भी होता है आपका 9 गुणे 10⁻9। तो हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने इस चीज़ को हटा दिया और इस चीज़ को लिख दिया तो आपका सूत्र इस प्रकार से हो गया। तो ये सूत्र आपका इस प्रकार से बदल गया। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना ये बात है कि जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे तो आप लोग इस प्रकार से सूत्र लिखोगे ताकि आपको वहाँ पर आसानी हो, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई है। तो न्यूमेरिकल में आप लोग इसी चीज़ को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग आगे और भी चीज़ों को समझते हैं। कूलाम का नियम तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक कूलाम का नियम कंप्लीट हो जाता है। आगे आप लोग यहाँ बताएंगे कि यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कि कागज, मोम, कांच में स्थित हों तब क्या होगा कूलाम का नियम, उसको आपको यहाँ समझना है। तो F बराबर क्या कर दोगे, आपका F मीडियम कर दोगे, यानी किसी कुचालक माध्यम में उपस्थित होगा तो आप लोग क्या कर दोगे F m कर दोगे, बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, क्योंकि यहाँ पर कुचालक माध्यम में रखा हुआ है तो इसीलिए सूत्र में जैसे कि मैंने आपको सूत्र बताया था पहले, क्या था आपका सूत्र आपका इस प्रकार से था, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। अब यहाँ पर क्या था, ये आपका वायु अथवा निर्वात की बात हो रही थी यहाँ पर। लेकिन जब हम लोग किसी कुचालक माध्यम में कागज, मोम, कांच में रखेंगे तो इसका सूत्र जो होगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ के चलना है। तो आपका एफ एम बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे में आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 अपान में r²। हम लोग समीकरण नंबर 4 बना लेंगे, जहाँ पर जो आपका k होगा, k आपका परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निकल करके यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको और भी समझ लेना है कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होता है मात्रक होता है तथा बीम सूत्र क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसका जो आंकिक मान होता है एप्सिलॉन नॉट का हो जाता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। और वहीं पर यदि हम लोग बीम सूत्र की बात करेंगे तो इसका बीम सूत्र होता है m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2। इस प्रकार से आपका ये बीमीय सूत्र हो जाता है। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं समीकरण थर्ड और फोर्थ की, यानी कि हम लोग इसको भाग देंगे। तो समीकरण थर्ड आपका कौन सा है, यहाँ पर आप देखोगे f बराबर क्या था आपका 1 बटे में आपका क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 पर में r²। और समीकरण 4 आपका था 1 बटे में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 पर में r²। तो आप लोग ये कर दोगे। समीकरण 3 और 4 से हम लोग इस प्रकार से करेंगे, f अपान में आपका हो जाएगा fm बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आपका हो जाएगा q1 q2 पर में r² और बटे में आपका fm का कितना मान था, ये आपका ये मान था fm का
1/4 के Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर आप देखोगे सारी चीजें कॉमन है केवल के को छोड़ के, तो सारी चीजें यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, केवल आपका यहाँ पर के बच जाएगा। तो आपका हो जाएगा इस प्रकार से F/FM बराबर आपका हो जाएगा के। अब इसको हम लोग चाहे तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं F बराबर के FM, इस प्रकार से आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, और चाहो तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, सेम चीजें है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर आगे कुछ नोट पॉइंट को समझ लेना है, और फिर ये आपका जो टॉपिक होगा पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट भी आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे नोट पॉइंट में पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर वैद्युत बल कम हो जाता है, यानी कि जब हम लोग माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाते हैं तो वैद्युत बल कम हो जाता है। यह पहला पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपका इसमें होता है कि वैद्युत बल की प्रकृति जो होती है वो आकर्षणात्मक तथा अथवा प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकता है, यानी कि जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षणात्मक भी हो सकता है और प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर मान के चलना है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि यदि दोनों आवेशित कणों को स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों आवेश पर आवेश की जो मात्रा होगी वो समान हो जाती है, यानी कि यदि हम लोग दो आवेशों को आपस में स्पर्श करा करके दूर कर देंगे तो फिर जो दोनों आवेश होंगे उसमें जो आवेश की मात्रा होगी, दोनों जो वस्तु होंगे उसमें जो आवेश की मात्रा होगी वो समान हो जाएगी। कि ऐसा कह सकते हो कि Q1 बराबर Q2 जो आपका होगा बराबर आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपन में 2 कर दोगे। इसका सूत्र इस प्रकार से आपका होगा। चीज आपको समझना है कि यदि दोनों आवेशित कणों को हम लोग स्पर्श करा के हटा लेते हैं तो दोनों आवेश पर जो मात्रा होगी दोनों आवेशित कणों पर वो समान हो जाएगी, और सूत्र आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपन में 2, इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा। चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो के आपका होगा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होगा, होने के कारण उनके बीच जो आरोपित बल होगा वो शून्य हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम कोई धातु हो तो के का मान कितना होता है, अनंत होता है। उसी के होने के कारण ही उनके बीच की जो आरोपित बल होता है वो शून्य हो जाता है। पांचवा पॉइंट आपका इसमें दिया गया है कि F बराबर 1/, में आपका यहाँ पर दिएगा 4πε0 के Q1 Q2 अपन r² में एप्सिलॉन के स्थान पर हम लोग केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जहां पर जो आपका एप्सिलॉन होता है परावैद्युत की वायुशीलता होती है। तो इस प्रकार से लोग चाहो तो यहाँ पर केवल आप लोग एप्सिलॉन के की जगह पर केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा के बराबर एप्सिलॉन अपन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मैंने आपको समझा भी दिया है कि यदि आप सूत्र में चाहो एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर आप लोग एप्सिलॉन लिख सकते हो। जो आपका होता है एप्सिलॉन होता है वो आपका परावैद्युत की वायुशीलता होती है। तो इस प्रकार से जो आपका टॉपिक था ये भी क्लियर हो गया है। गुलाम करिए तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम वीडियो को समाप्त कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।